अपने टाइम वाइज बता रही यू आर राइट. ओके गर्ल्स, ओके. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. हेलो. ओके. क्या इतना उसको को के वो पहुंचे, राइट. और ये दो दो तस्वीरें क्यों आ रही है? पोस्ट बेसिक आईसीयू हैज लेफ्ट द रूम. ओके. सो आज हम देखेंगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है. ठीक है, हमने पहले इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखा था, हेड इंजरी देखी थी, इंट्राक्रेनियल इंजरी देखी थी. सो आज हम देखेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज अ राइज इन द प्रेशर इनसाइड द स्कल. स्कल के अंदर उसकी हो रही है, क्या कहते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. दैट कैन रिजल्ट, क्या करेगा कि आपके अंदर प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा और वो ब्रेन को इंजेक्ट करेगा. इधर से भी दबाव पड़ेगा, अंदर से दबाव पड़ेगा और वो, एक्सक्यूज मी, ओला गई. ओके. ये ऑफ हो गया सारा? नहीं हुआ ना, मेरा चल रहा हो ना आपका. है. नहीं, आगे भी दो थी. इस पॉज हो गया ना थोड़ा, तो लाइव नेटवर्क इशू हो गया ना. आई थिंक वहां से खत्म हो गया ना, वो वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आप लेंगे. कौन? वहां तो वो बैठी हुई है, उसका नाम कौन है? उधर वो है, वो बैठी हुई है ना उधर कॉन्फ्रेंस रूम में. शी इज ऑलरेडी देयर. शी दिस गर्ल. ये चार चार तस्वीरें क्यों आ रही है मेरी? नेट इशू, नेटवर्किंग इशू. गर्ल्स, कैन यू हियर मी? गर्ल्स, कैन यू हियर मी? बिजली चली गई थी थोड़ी देर पहले. सहरूज, सादिया, नीलम, बेटा आप लोग मुझे सुन सकते हो अभी इस वक्त प्रेजेंट मैम? यस. ओके, थैंक यू नीलम. ओके. हमने प्रीवियसली देखा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, कि जब ये प्रेशर स्कल के अंदर राइज हो रहा है तो वो इनसाइड एंड आउटसाइड में से क्या करता है, प्रेस कर रहा है. दैट कैन कॉज ब्रेन इंजरी. ठीक है, ब्रेन इंजरी हो सकती है. दैट इज ए गुड. अब उसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं? इंक्रीज क्रेनियल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैन बी ड्यू टू अ राइज इन द प्रेशर ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर राइज हो सकता है, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कॉज करेगा. दिस इज द फ्लूइड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये आपका स्कल के ऊपर उस मेम्ब्रेन ने, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसने आपके पूरे स्कल को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है. अब उसके अंदर जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, विद इन द ब्रेन इन इटसेल्फ, ब्रेन के अंदर ही इन इटसेल्फ क्या करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाता चला जाएगा. दिस कैन बी कॉज्ड बाय अ मैस. अब ये किस वजह से हो सकता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ मैस, इट कैन बी बिकॉज सच एज ट्यूमर. ठीक है. ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, हम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कोई आर्टरी, छोटी सी आर्टरी या वेन जो है वो रप्चर हो जाए, पंक्चर हो जाए, तो क्या होता है कि वो ऊजिंग होनी शुरू हो जाती है ब्लीडिंग की. अब वो ब्लीडिंग की ऊजिंग जो है वो क्या करती है, आपके ब्रेन के फ्लूइड का, अराउंड द ब्रेन वो जो फ्लूइड है, वो जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. या फिर उसने कहा कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग इन इटसेल्फ. ठीक है, ब्रेन के अंदर हो सकता है कोई स्वेलिंग है जो कि खुद से बढ़ता जा रहा है. यहाँ तक समझ में आई?
An increase in the intracranial pressure is a serious medical problem. Don't take it very light. ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें क्या पता लग रहा है कि अंदर स्वेलिंग हो रही है कि नहीं, पता लगेगा, आपके साइन सिम्टम से पता लगेगा। ठीक है, the pressure can damage the brain and spinal cord by pressing on important brain structure and by restricting the blood flow into the brain. अब क्या होता है कि जो हमारे वेसल्स हैं उनको भी वो क्या करता है, जब दबा देता है प्रेशर, तो उससे क्या है, ब्लड फ्लो भी ब्रेन को नहीं ठीक से जा पाता। ठीक है, सो ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड या आपके ब्रेन को आपके ब्रेन के स्पेशल स्ट्रक्चर को वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। राइट, बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर देती है। अब वो कौन सी हो सकती है, कॉमन कॉज इंक्लूड, जो सबसे कॉमन कॉजेज हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म आपके अंदर, आपके उसके अंदर जो फ्लैग है वो आपके उसको कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है, जो कि क्या है, फ्लो रुक जाता है और पीछे का प्रेशर बढ़ता चला जाता है एंड देन इट कैन रप्चर। जब रप्चर हो जाएगा तो सब एरेथनॉइड हेमरेज कॉज करेगा। राइट, देन कम्स द ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन का जो ट्यूमर है पहले तो छोटा सा था, अब बड़ा होना शुरू हो गया, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो आप उसके अंदर की सराउंडिंग को क्या कर रहा है, तंग करता जा रहा है, और जब तंग कर रहा है तो वेन्स जो है वो डायलेट होनी शुरू हो गई हैं, तो सारा जो है प्रेशर पड़ने से क्या हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। एंड देन कम्स ब्रेन ट्यूमर के बाद एंसेफेलाइटिस हमने देखा, हेड इंजरी देखी। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस इंक्रीज टूवर्ड अराउंड द ब्रेन। हाइड्रोसेफेलस बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे पैदा होते हुए, दे गॉट अ बिग हेड, बाय को बिग हेड, बिकॉज उसके अंदर सारा फ्लूइड ब्रेन के अंदर जमा हो गया। हाइपरटेंसिव ब्रेन हैमरेज, जैसे कि स्ट्रोक में हो जाता है, हमने देखा ना, स्ट्रोक में क्या हो जाता है कि हेमरेज हो जाती है, और हेमरेज होने की वजह से क्या हो गया, ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया, वो प्रेशर कॉज करेगा। ठीक है, मैंने आपको अपनी सास की भी एक मिसाल दी थी कि किस तरीके से मैंने उनको छोटे से सिम्टम से उनको फाइंड आउट कर लिया कि शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। तो जब उनका एमआरआई करवाया था तो पता लगा कि वहाँ पर जो की है वो ऊज कर रही है, रप्चर अभी नहीं हुई है बट इट्स यूजिंग, और अगर उसकी सर्जरी को डिले कर देते तो शी कुड हैव बीन पैरालाइज। ठीक है, स्ट्रोक हो जाता, शी वुड हैव बीन बेडरिडन और डेथ में आ गया। But still then, after her surgery, she survived for almost 4-5 years उसने गुजारा कर लिया सर्जरी के साथ, सर्जरी के बाद। ओके, देन इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज आपके जो ब्रेन के अंदर, हेड के अंदर, जो ब्रेन के अंदर वेंट है आपका, ठीक है, उसके अंदर हेमरेज हो जाने की वजह से। अब ये ऊजिंग क्या कर रही थी कि उस वेंट पे जाके अगर वो जमा हो जाती, वुड हैव पैरालाइज्ड हर वन साइड। ठीक है, और फिर वो बेड रिडन होके रह जाती शायद जब तक वो जिंदा थी। तो वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है, देन यू हैव टू लुक आफ्टर हर, बेड सोर्स के साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती है। Right? So that is intraventricular meningitis, the covering of your brain। ठीक है, उस meninges के अंदर फ्लूइड जो है वो meninges of the brain जो है उसमें इंफेक्शन हो जाए, दैट इज meningitis, subdural hematoma। ठीक है, आपने देखा उसके सब ऐसे पिल पिल करना शुरू हो जाता है, हमें पता लगता है जब हम उसको
चेहरे पे सब ड्यूरल हेमाटोमा होगा, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस हम पता नहीं हमने पढ़ा था शायद, तो नहीं पढ़ा बहरहाल। ठीक है, एपिलेप्सी का आप लोगों को पता होगा, एपिलेप्सी क्या होती है? वेरी कॉमन, राइट? आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन में, वो ठीक से मेल नहीं खाता और देन आपको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एपिलेप्टिकस में फिट अगेन एंड अगेन, एक फिट खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया, फिर एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा आ गया। उसमें वो क्या होता है, पेशेंट को पेशेंट कांट ब्रीथ प्रॉपरली, उसको ब्रीथ करने का भी मौका नहीं मिलता और सारा प्रेशर कहाँ जा रहा है, उसके ब्रेन में जा रहा है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स स्ट्रोक इज देयर। स्ट्रोक में क्या होगा कि देयर इज सम oozing or there is some rupture in the you know artery or vein. ठीक है क्या? कुछ यहाँ पर भी है, हम देख सकते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। देयर आर कॉजेस में हम देख सकते हैं ट्यूमर है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ब्लीडिंग है, एडिमा इन द सेरेब्रल टिश्यू। ठीक है, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आर ऑफन सबटाइल एंड एज्यूम मेनी पैटर्न्स। हम बहुत सारी बातों को एज्यूम कर सकते हैं लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं लग पाता कि इसको क्या हो रहा है। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कॉमन चीज़ें मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड दिखाई उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी सारी कॉजेज मिले। ठीक है, ये अगली स्लाइड थोड़ी सी छोटी सी मैंने बताई है कि देयर इज अ parietal lobe, parietal bone, ठीक है, parietal bone and then there is dura, there is a dura material and then comes the brain and then blood in the subdural space. This is the subdural space. यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड इसका प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं आपको इनके में प्रेशर को। ये इसी तरीके से दिस इज द वेंट। ठीक है, दो होते हैं, ये एक दिखाया लेटरल और ये एक थर्ड है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, accumulation होनी शुरू हो जाती है। Here, this is the brain swelling, right? You can see this. यहाँ अंदर से भी प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है और ये जो है ये दबता चला जा रहा है। ठीक है, सो ये इंटरक्रेनियल, ये आपका प्रेशर पड़ रहा है। This gray side you can see these all are causing pressure. ठीक हो गया? सिम्टम्स में क्या होगा? नाउ इफ वी सी इन द इन्फेंट्स में क्या होगा, द इन्फेंट विल बी ड्राउजी। ठीक है, वो आपको ड्राउजी मिलेगा। एंड इफ यू चेक हिज फॉन्टेनल्स, अगर आप उसके ये जो फॉन्टेनल्स सूचर्स को आप फील करें, उसके जो दिस इज एक आपका ये सेंटर का है एंड देन देयर इज ऑक्सीपिटल, देयर इज प्राइटर। ये पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है, ये सामने वाला जो है आपका फ्रंटल, ये कुछ देर तक डेढ़ साल तक ये थोड़ा सा खुला रहता है। अब पेशेंट बच्चे को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ड्राउजी होगा। ठीक है, सेपरेटेड सूचर्स, अब आपको सूचर्स खुले खुले मिलेंगे। नॉर्मली उनको इस तरीके से करके फ्यूज हो जाना चाहिए, वो इस तरीके से फ्यूज नहीं होते बल्कि क्या है वो थोड़े से खुले हो जाते हैं। एंड देन देयर इज ये जो फ्रंटल बल्जिंग ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट ऑफ द टॉप ऑफ द हेड, बल्जिंग फॉन्टेनल, ये जो है आपका ये जो फॉन्टेनल है इट्स अ डायमंड शेप। ठीक है, जो ये फ्रंट का यहाँ का है ये डायमंड शेप का होता है और जो ये पीछे आपको ऑक्सीपुट मिलेगा वो आपको ये ट्राइएंगल शेप में मिलेगा। अब ये ट्राइएंगल वाला तो चलो थोड़ा सा वो फीचर्स के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन जो ये प्राइटल और ये फ्रंटल फीचर्स जो है
वो आपको थोड़े से हाथ लगाओगे तो खुले खुले मिलेंगे, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ फ्रंटल इस पे कॉन्टिनल पे हाथ डालोगे, यू विल फाइंड इट बल्जिंग, ठीक है। वो क्या है, बल्ज कर रहा है, आप उसको दबा रहे हो और वो बल्ज कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि ये वो कॉन्टिनल्स भी अच्छे तरीके से फ्यूज होने टाइट होने शुरू हो जाते हैं। देन देर इज वॉमिटिंग, बच्चे को वॉमिटिंग भी हो रही है। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। आपको क्या करना है, फौरन उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। अब ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट, ठीक है, अगर अब हम इन्फेंट से बाहर निकल आए और ओल्डर चिल्ड्रन को हम देखें तो उसमें हम देखेंगे उनको बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बिहेवियर चेंजेस मिलेंगे, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस जो है उसकी कम होती चली जाएगी, यानी कि वो भी ड्राउजी हो रहा है। देन द चाइल्ड और द अडल्ट विल कंप्लेन ऑफ हेडेक, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि सिर में दर्द हो रही है, लेथार्जी हो रही है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग वीकनेस है, नमनेस है, आई मूवमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम है, एंड डबल विजन, ठीक है। अब उसको क्या है, दो दो नजर आ रहे हैं, वो खुद ही कहेगा कि मम्मा दो नजर आ रहे हैं, अब मुझे दो दो नजर आ रही है, ठीक है। या फिर वो कहेगा कि माँ मेरे बिहेवियर चेंजेस में हो सकता है चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठीक है। डिग्री थोड़ा सा वो फिर मम्मा नींद आ रही है, हम आप दो नजर आ रही हो, ठीक है। मम्मा मेरे सिर में दर्द हो रही है, मुझे हाथ नहीं लगा, मुझे नींद आ रही है, थका हो ऐसे जैसे थकावट सी होती है। देन हो सकता है उसको फिट पड़ जाए, फिट पड़ने के साथ साथ वॉमिट भी कर सकता है। तो ये जब आपको ये चेंजेस नजर आए तो डोंट एवर इग्नोर, डोंट एवर इग्नोर द बच्चा और एनी अडल्ट। मेरी सास की बिहेवियरल चेंजेस में जो था वो था कि शी यूज टू स्माइल और शी यूज टू टॉक वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा बोलती थी और ज़्यादातर खामोशी से अपने काम लगी रहती थी या चुप करके अपनी दुआ करती रहती थी। और उस दिन जिस दिन मैंने छुट्टी की उनके लिए तो उनके बिहेवियर चेंजेस में जो मैंने चीज़ देखी थी वो अननेसेसरली मुस्कुराना था, जो मेरे लिए बहुत अजीब लगा कि अनयूजुअली वो मुस्कुरा रही हैं। Then the other thing was that when I asked who is Azra, Azra is my sister-in-law, मेरी नंद है, ठीक है। अब मेरी नंद उसकी बेटी हुई, राइट। तो वो जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अम्मी ये अजरा कौन है, तो वो मुझसे कह रही है कौन है, सहेली तेरी कदों आ रही है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। मैंने कहा अजरा कामिल है, तो अजरा कामिल तो आप ही के रिलेटिव्स में, तो ये कौन है। अब उसकी तस्वीर भी नहीं थी लगी हुई थी, मैं कहती थी ये रवि है। तो वो अम्मी मजाक करना शुरू हो गई मेरे साथ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने खामोशी से अपने हस्बैंड को नंबर मिलाया और उनसे मैंने पूछा कि ये अजरा कौन है। तो फिर उसने बताया कि अजरा जो है ये बीना है, everybody calls her Veena, so her name we were I was unaware about her from her name Veena। तो उसके लिए उन्होंने उसकी ये बिहेवियर चेंज था, तो उनसे फिर मुझे पता लगा। फिर उसी दिन रात को हमने उनका एमआरआई करवाया और मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद उनकी सर्जरी करवाई। दिस वाज द बिहेवियर चेंज।
Yeah, this is the durameter. This is the subdural hematoma, ये जो कि प्रेशर कॉज कर रहा है. This is the brain, right? अब ये ब्रेन के अंदर से ये क्या कर रहा है? हेमाटोमा जो है ये अंदर से प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है. हो गया. नर्सिंग इंटरवेंशन, ये तस्वीरों को मैं क्या करूँगा? ये जो बीच में अननेसेसरी तस्वीरें आ गई. मिस्टर गनी, ये जो अननेसेसरी तस्वीरें आई हैं इनको आगे से हटाना. ये 4-4 तस्वीरों को क्या करना मैंने? ओके, तो ये जो अभी आपने स्क्रीन लेकर आए थे वो कहाँ से लाए थे? अभी जो आप स्क्रीन लेकर आए थे वो कहाँ से लाए थे? यहाँ से? वो स्लाइड्स वाला हाँ हाँ. मिल जाएगा से स्लाइड्स. ओके, अगर मैं इसको लेकर आऊंगी तो यहाँ से मैं पढ़ लूंगी. ओके फाइन. चलो जी, नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे? ठीक है. Nursing intervention can positively or negatively affect intracranial pressure. या तो वो positively affect करेगा या फिर negatively affect करेगा. Nurses have a unique opportunity to manage patient care in order to decrease elevated intracranial pressure and prevent secondary brain injury. However, patient also must be diligently monitored for secondary effects such as ventilator-associated pneumonia and skin breakdown. It becomes a delicate balance to maintain brain function while helping to prevent other secondary injury. ठीक है जी. अब ये नर्सिंग इंटरवेंशन में उसने बताया है कि नर्सेस किस तरीके से उस यूनिक अपॉर्चुनिटी को मैनेज कर सकती है. उसमें या फिर उसने कहा ये अच्छी तरीके से पेशेंट जो है डिलीजेंटली मॉनिटर कर सकती है. ठीक है, मॉनिटर कर सकती है. सेकेंडरी इफेक्ट सच एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाज को उसको चेक करना है. या फिर उसने क्या करना है? बैलेंस करना है द ब्रेन फंक्शन को, किस तरीके से वो उसकी सेकेंडरी हेमरेज को बचा सकती है. हम लोगों ने किस तरीके से बचाया? हमने इस तरीके से बचाया कि हमने उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाके सर्जरी का उसका रिस्क ले लिया ताकि वो सर्जरी करवा दे. अब उसमें डॉक्टर ने क्या किया? दैट सर्जरी इज नोन एज बर्ड होल ऑपरेशन. ठीक है, ड्रिल करके अंदर प्रोब डाल के सक करके जो जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, उसको उन्होंने क्या किया? सक आउट कर दिया. ठीक हो गया. ओके, बाकी लोग किधर गए? सब कुछ गड़बड़ हो गई. ओके, यहाँ मेरी चैट आ रही थी, फिर चैट खत्म हो गई. आगे नो वॉइस क्यों नहीं?
वॉइस मेरी बहुत आ रही। आसमा खान, ये आपको क्यों नहीं मेरी आवाज आ रही? बाकियों को भी नहीं आ रही क्या? जूलियस, बेटा कैन यू हियर मी? अब आ रही है? ओके ओके, नेक्स्ट इज हियर्स व्हाट यू कैन डू। अब ये जो पीछे हमने इतनी बहुत सारी बातें देखी हैं यहाँ पे, उसने कहा नर्सेस के बारे में कि वो और क्या क्या कर सकते हैं। तो इधर उसने नेक्स्ट स्लाइड में उसने बताया कि थैंक यू बेटा, हियर्स व्हाट यू कैन डू। अब आप क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर ऑन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भी क्या है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। Determine ICP reference range for each patient as determined by physicians or the underlying pathology and plan of care. हम लोगों को जो प्लान ऑफ केयर बताया था उसके अंदर ये बताया था to to have an operation before it's too late. ठीक है, इससे पहले कि वो बहुत लेट हो जाए उन्होंने कहा कि इनका हमारा होल ऑपरेशन करवा देना चाहिए। Monitor pulmonary hygiene and effect of interventions such as suctioning and patient positioning on intracranial pressure. ठीक है, जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी मैंने बताया था किस तरीके से आपने सक्शनिंग करनी है या पोजिशनिंग करनी है, इसके बारे में उसके हाइजीन के बारे में ये सारा कुछ आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है और अंडरस्टैंड करना है। Determine a daily interdisciplinary plan of care including the individualized daily goals. Right? आपको क्या करना है, डेली डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। आज उन्होंने उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन शीट है या अगर पेशेंट आपके पास एडमिट है तो गो थ्रू ऑल द, ये क्या आ गया, पोस्ट बेसिक आईसीयू attendance please. Okay, so you have to determine the daily interdisciplinary plan. अब ये interdisciplinary plan जो है doctor will create that plan and for that plan you need to follow the orders. Then comes your initiate nursing consult for skin management and hygiene as indicated by the patient's condition. अब पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उन्होंने क्या करना है, आपने पेशेंट के स्किन मैनेजमेंट करना है। ठीक है, उसकी स्किन मैनेजमेंट के लिए कहीं पेशेंट को बेड सोर ना हो रहा हो, उसकी स्किन कहीं ज़्यादा कहीं यूजिंग की वजह से और उसकी पट्टी चेंज हुई कि नहीं हुई वगैरह वगैरह जो भी है उसका, अगर सर्जरी हुई है तो उससे रिलेटेड उन्होंने बात की है और अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसकी आपने बैक केयर फॉलो करना है। Plan nursing care at intervals to allow patient with elevated ICP to stabilize. आपने नर्सिंग केयर प्लान के मुताबिक आपने क्या करना है, इंटरवल्स टू अलाउ पेशेंट विद एलिवेटेड, आपने उसकी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। अब नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है कि नर्सिंग केयर प्लान में यू नीड टू गो फॉर द असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसकी पूरी नर्सिंग केयर प्लान बनती है और इसके मुताबिक क्या करते हैं आप, शॉर्ट गोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आ जाता है जिसको आपने क्या करना है, फॉलो इस तरीके से करना है। मेंटेन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड बेस्ड ऑन पेशेंट्स अंडरलाइंग
disease process to help control of ICP and assist in prevention. ठीक है, अब क्या होता है कि आपने उसके हेड को एलिवेट करना है। क्यों करना है? इसलिए क्योंकि उसके हेड पे अगर लटा दोगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। फ्लूइड जो है वो अगर ऐसे करोगे तो आप देखोगे फ्लूइड नीचे की तरफ है, लेकिन जब आप उसको लटा दोगे तो फ्लूइड फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पानी की बोतल को आप ऐसे करके देखो ना, तो आपको अंदाजा होगा कि जब हम बोतल को सीधा रखते हैं तो पानी नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उसके प्रेशर को हमने रिलीव रखना है और उसके मुताबिक हमने उसकी पोजीशन को, ठीक है, अगर हम ये स्लाइड देखें तो ये सारी चीज़ें किन दो बातों पे मुनहसर है। एक तो उसकी स्किन केयर पे आ जाती है, दूसरा उसने कहा है कि आपने उसकी पोजीशन किस तरीके से बनानी। ठीक हो गया। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। आप ट्रीटमेंट को क्या करोगे, कैसे करोगे? इज एन इमरजेंसी। अब जो अब ये मेरी सास को सडन तो नहीं था, ग्रेजुअली था, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन हमने उसको एज एन इमरजेंसी लिया। उसी दिन हमने उनका सारा काम करवाया। थोड़ा सा हमने 2-1 दिन ले लिए डिसाइड करने के लिए कि उनका क्या कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए कि हम थोड़ा सा क्रिसमस तक डिले कर दें। तो हमने फिर कहा कि नहीं, हम क्रिसमस को आते रहेंगे, माँ चलेगी तो वापस नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि विल गो फॉर ऑपरेशन। ठीक हो गया। The person will be treated in the intensive care unit of the hospital. हम जनरल वार्ड में नहीं रखेंगे। ठीक है, इस पेशेंट को इंटेंसिव केयर में रखेंगे, जहाँ पे इंतहाई निगाहदाश्त का वार्ड कहलाता है, जिसमें आप लोग स्पेशलाइज्ड हैं। हेल्थ केयर टीम जो है वो मेजर करेगी एंड मॉनिटर करेगी न्यूरोलॉजिकल वाइटल साइंस को, इंक्लूडिंग पीपीआर, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स O2 सैचुरेशन, नॉट टू फॉरगेट O2 सैचुरेशन। ठीक हो गया। तो ये चीजें जो है वो आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। दो बातें हमने देखी है इसमें, एक तो आपने इसको इमरजेंसी के तौर पे लेना है, दूसरा हमने इसको इंटेंसिव केयर में रखना है, तीसरा हमने उसके वाइटल साइन, जो टीम है वो वाइटल साइन को मॉनिटर करेगी। ठीक है, जिसके अंदर उसके न्यूरोलॉजिकल केयर आ जाएगी, वाइटल साइंस इंक्लूड आ जाएंगे, जिसके अंदर टीपीआर, O2 सैचुरेशन, ठीक है, और उसकी ब्रीदिंग रेट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, सो टीपीआर है और ब्लड प्रेशर, टीपीआर ब्लड प्रेशर एंड O2 सैचुरेशन इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ले लेना अच्छी बात है कि उसकी O2 सैचुरेशन पूरी है कि और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट में इंक्लूड करेगा, और उसमें है ब्रीदिंग सपोर्ट। ठीक है, ब्रीदिंग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं तो उसको पेशेंट को वेंट पे डालना पड़ेगा जब तक वो खुद से सांस लेना ना सीख जाए। देन ड्रेनिंग ऑफ द cerebrospinal fluid टू लोअर प्रेशर इन द ब्रेन। अब उसकी जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कैसे ड्रेन करना है। ठीक है, बेशक ये डॉक्टर प्रोसीजर है, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि उसको किस तरीके से आपने चेक करना है। ठीक है, सो ड्रेनिंग है उसका, द मेडिसिन है ताकि उसकी स्वेलिंग डिक्रीज हो जाए, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का वो अगर हेमोटोमा है तो उसको कैसे जो उस पार्ट को रिमूव करना है, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 days ऑफ द स्ट्रोक दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेन स्वेलिंग। ठीक है, अगर स्ट्रोक के वो 2 दिन जो स्ट्रोक की वजह से है तो क्या है कि 2 दिन तक उसको अच्छे तरीके से आपने क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ देखना है, ताकि
ब्रेन की स्वेलिंग इस तरीके से बनती है। इफ अ ट्यूमर, hemorrhage or other problem has caused the increase intracranial pressure, ठीक है, अगर ट्यूमर है, हेमरेज है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो किधर गई? ओके, प्रॉब्लम्स विल बी ट्रीटेड, ठीक है, उसके मुताबिक वो प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाएगा। ओके, प्रिवेंशन, अब आप उसकी प्रिवेंशन कैसे करोगे? हमने ट्रीटमेंट देखी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी, उसकी इंटरवेंशन हमने देखी। अब हम देखेंगे उसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन, दिस कंडीशन यूजुअली कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव अ परसिस्टेंट हेडेक, अगर आपके पास लगातार हेडेक है या आपको ब्लड विजन है या आपके अलर्टनेस में थोड़ी सी चेंजेस नजर आते हैं, पहले आप इतने अलर्ट होके इतना भाग दौड़ करके काम करते थे, अब थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, थोड़ी सी ब्लडनेस आ गई है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपको फिट पड़ रहा है, ठीक है, यू नीड टू सीक द मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। तुम लोग मेरे साथ हो? हेलो class, are you with me? Not with me? Are you with me? Yes or no? किधर सो गए हो सारे? इफ्रा मुझे कहीं भी नजर नहीं आती है, आ गई है प्रेजेंट में। So class, you are with me or not? Yes ma'am, thank you सिद्रा। आपदा जी माँ की माँ कौन है? ओके, गुड। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई जहाँ तक मैंने बताई? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? प्रिवेंशन हमने देखी। सोचती हूँ आप लोगों की एक क्लास तो मैं केयर प्लान पे लूँ, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उस केयर प्लान में बहुत ज़्यादा जो फोकस होता है वो आपके डायग्नोसिस पे होता है, ठीक है, तो वो डायग्नोसिस पे हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो ओके, कहाँ से मैं लेती हूँ? यहाँ से लेती हूँ। अगर आपको पता लगता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में आप क्या करोगे? आप उसकी पैथोलॉजी एंड प्लान ऑफ केयर को आप देखोगे, तो डॉक्टर जो ऑर्डर कर रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, किस तरह से उसके ऑर्डर्स कैरी आउट किए हैं, हम उसके मॉनिटर करेंगे उसकी पल्मोनरी हाइजीन को, ठीक है, इंटरवेंशंस को जैसे सक्शन करते हैं उसको आप मॉनिटर करोगे, पेशेंट की पोजीशंस को आप देखोगे, राइट, आप उसके डेली इंटरडिसिप्लिनरी प्लान जो कि डॉक्टर आपके ऑर्डर्स करते हैं आप देखोगे ऑर्डर्स कैरी आउट हुए कि नहीं, एंड देन यू विल सी कि उसकी मैनेजमेंट स्किन मैनेजमेंट को आप देखोगे, आप उसके अलाउ करोगे कि उसका जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप क्या देखोगे? आपने अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, ऑल यू नीड टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में जब एडमिट करेंगे तो उसको आईसीयू में वो लोग एडमिट करेंगे। एडमिट करने के बाद ऑल यू नीड, जो टीम है वो उसके वाइटल साइंस, उसके न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स को देखेंगी और उसको उसके वाइटल साइंस को टीपीआर, बीपी और ओपी सैचुरेशन को काउंट करेंगे, ठीक है, उसको उसका रिकॉर्ड रखेंगे। मजीद अगर देखें तो हम देखते हैं कि उसके ट्रीटमेंट में आप उसको, अगर वो ब्रीथ नहीं ठीक से कर रहा, यू गो फॉर द ब्रीदिंग सपोर्ट, आप उसका ड्रेन करोगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को,
to lower the pressure in the brain. ठीक है, डॉक्टर ऑर्डर कर देते होते हैं कि किस तरीके से पेशेंट टू OR या टीच स्टाफ कि किस तरीके से करना है, मेडिसिन के जरिए उसकी स्वेलिंग कम करनी है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द स्कल्स जो है वो रिमूव कर दिया जाता है जो कि ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा है स्वेलिंग का। ठीक है, और अगर ट्यूमर है, हेमरेज है या कोई और वजह बन रही है, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके सॉल्व किया जाता है। प्रिवेंशन में आपने देख लिया, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, हमें नहीं पता लगता अंदर किस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन उसके मैंने आपको बताया था साइन सिम्टम्स मायने रखते हैं। अगर पेशेंट परसिस्टेंट हेडेक की कंप्लेन करता है, ब्लड विजन की कंप्लेन करता है, चेंजेस ऑफ अलर्टनेस की कंप्लेन कर आपको नजर आ रहा है कि जब देखो सो जाती है, जब देखो तो जाता है, जो भी है ना, मतलब ज्यादातर हमने इसको सोते ही देखा, जब देखो तो नीचे नींद ही आ रही है, थकावट ही हो रही है, काम किया कोई नहीं और थकावट हो गई। तो इन चीज़ों को हम वी शुड टेक इट। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे मेरे वालिद ने मुझे डिटेक्ट किया, मेरा जो डायबिटीज़ है उसको डिटेक्ट करने में ही ऑब्जर्व माय अलर्टनेस। ठीक है, कहते थे कि जब मैं ड्यूटी से आता हूँ, बेशक खाना तैयार है लेकिन ये सोई हुई मिलती है, ये जल्दी से सुबह नाश्ता तैयार करती है और कहती है डैडी मैं थोड़ा सा सो रही हूँ। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे मेरे अलर्टनेस से, so when a person in any member of the family, when you find some changes around, you need to take it seriously। ठीक है, सीजर्स अगर हो जाए, पता लगा कि जनाब इसको बैठे बैठे फिट पड़ गया, क्या वजह बन गई, यू नीड टू सीक द मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। गुड हो गया, समझ में आ गया अच्छा सा, मैंने रिपीट भी कर दिया सारी, और आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी। Thank you for joining the class and thank you for attending the class। ठीक हो गया, ओके। आप लोगों की एक कंप्लेन जो कॉमनली आ रही है वो ये कि आप आंसर देते हैं और आपको जवाब वो क्या कहते हैं रॉन्ग में मिलता है। लेट इट बी, जस्ट सबमिट इट। अगर रॉन्ग भी हो रहा है जस्ट सबमिट इट। ठीक है, और जब आप सबमिट कर देते हो तो व्हेन आई ओपन योर आंसर आई सी, ठीक है, that what your answer tells me about, right? Use your brain। ठीक है, अपना ब्रेन यूज करो और देखो कि उसका क्या जवाब हो सकता है। I'll be sending you more questions। सर्कल मारना इज ऑल वेरी इजी, ठीक है, लेकिन टू राइट इट डाउन इज समथिंग विच इज, मैं पता करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम नॉट वेरी गुड विद द कंप्यूटर, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट्स द मेन रीजन व्हाई द आंसर इज ऑलवेज गिवन इन नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, बट फ्रॉम योर साइड आंसर इट right and just submit it। Okay, thank you so much, God bless you all, and now I'll take a snap। Taking class. Yeah, How much is left? that's almost finished। 4 o'clock you will left. No, it's 5 o'clock. Okay, girls, bye bye, thank you।